नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका हम देखने वाले हैं आज पार्ट नंबर 13, जिसमें हम आज देखने वाले हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट नंबर 1। ध्यान रखिएगा, इसमें दो बनेंगे हमारे वीडियोस। उत्तराखंड के प्रशासनिक और उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था को हम इन दो वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो नंबर 13 और वीडियो नंबर 14। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी का प्री एवं मेंस के लिए आप हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये दो ही नंबर हमारे ऑफिशियल हैं, 8564880530, 9696066089। और साथ ही आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही आप हमारे फ्री पेड कोर्सेज फ्री वीडियोस के साथ साथ हमारे पेड कोर्सेज के साथ साथ एक नई सुविधा हमारे द्वारा आप शुरू की गई है। आप उसमें अब हमारे पेड पीडीएफ्स को भी ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां पर जाके आप पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के गठन से। यदि उत्तराखंड के गठन की बात की जाए तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड का गठन किस प्रकार से हुआ, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यह जो वीडियो है वो उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक पार्ट है। तो आइए इसको देख लेते हैं और शुरू करते हैं। वर्ष 1994 में कौशिक समिति का गठन उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु किया गया था। ध्यान रखिएगा, कौशिक समिति, कौन सी समिति आपको ज्ञात होना चाहिए। कौशिक समिति का गठन उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1994 में। तो आप कह सकते हैं कि सन 1994 में कौशिक समिति का गठन उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु किया गया था तथा उत्तर प्रदेश के 3 पर्वतीय जिलों को सम्मिलित कर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 पर्वतीय जिलों को सम्मिलित कर 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में उत्तरांचल, ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य के रूप में? उत्तरांचल, ध्यान रखिएगा, उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जब 9 नवंबर 2000 को जब स्टेट का बोल सकते हैं कि गठन हुआ तब उसका नाम उत्तरांचल था। और कौन से उत्तर प्रदेश के? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 पर्वतीय जिलों को सम्मिलित किया गया था। डेट क्या थी आपकी? 9 नवंबर 2000। तो 9 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। इस प्रकार उत्तरांचल भारत का 27वां तथा पर्वतीय राज्यों का 11वां राज्य बना। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार उत्तरांचल जो आपका भारत का 27वां राज्य और पर्वतीय राज्यों की यदि बात की जाए तो पर्वतीय राज्यों का 11वां राज्य बना। इसी के साथ साथ उत्तरांचल का नाम जनवरी 2007, ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2007 को परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि उत्तरांचल जो उत्तरांचल था, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित हुआ? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि उत्तरांचल का नाम जनवरी 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। और किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तरांचल को अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि 2001 से इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और किसकी संस्तुति के आधार पर? तो योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तरांचल स्टेट को अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह की। यदि राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक आपको देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का आपने लोगो देखा होगा, राज्य चिन्ह देखा होगा, जिसमें उसमें भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। जिसमें यदि हम देखें तो इस चिन्ह में गोलाकार मुद्रा में 4 पर्वत चोटियों की श्रृंखला, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पर्वत चोटियों की श्रृंखला, उसके नीचे गंगा के 4 लहरों को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, गोला है, उसमें 4 चोटियां हैं और उसके नीचे आपको गंगा के लहरों को दर्शाया गया है। और उसके बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची बनी हुई है तथा उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। और अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते
लिखा गया है। तो इससे हमको एक चीज़ जो जानकारी मिलती है कि जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो राज्य चिन्ह के रूप में हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। आइए बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। यदि हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है आपका वो है आपका बुरांस, ध्यान रखिएगा, जिसका वानस्पतिक नाम है आपका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियस। ध्यान रखिएगा, इसका वानस्पतिक नाम क्या है आपका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियस, इसका वनस्पतिक नाम है। ध्यान रखिएगा, वनस्पतिक नाम है। और बसंत ऋतु के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को अधिक निखार देने वाला सदाबहार वृक्ष है। ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का वृक्ष है आपका सदाबहार वृक्ष है बुरांस। ध्यान रखिएगा, सदाबहार वृक्ष बुरांस है, जिसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे स्टेट का राजकीय वृक्ष कौन सा है और इसका वनस्पति के नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियस। इसी के साथ साथ यह विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि जो ये एक प्रकार से पर्वतीय वृक्ष है और इसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता। यदि इसकी बात करते हैं कि इसकी जो जलवायु है किस आधार पर यह उगता है, तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखिएगा, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, चटक लाल होता है। और इससे ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग गहरा लाल, हल्का लाल मिलता है। और लगभग 11000 फुट की ऊंचाई पर हमको सफ़ेद रंग के बुरांस भी देखने को मिलते हैं। मतलब जो बुरांस का जो फूल है उसकी अन्य प्रकार की क्वालिटी मिलेगी आपको, एक लाल, फिर थोड़ा और ऊंचाई पे जाएंगे तो गहरा लाल, थोड़ा और ऊंचाई पे जाएंगे तो थोड़ा हल्का लाल, और थोड़ा और ऊंचाई पे जाएंगे लगभग 11000 फुट की ऊंचाई पर, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि जो सफ़ेद रंग का बुरांस हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। आइए यदि हम बात करते हैं राज्य पुष्प की, चूंकि अब इसके पहले हम देख रहे थे राजकीय वृक्ष बुरांस के बारे में, अब हम बात करेंगे राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प के बारे में यदि मैं आपको चर्चा करें तो ब्रह्मकमल, ध्यान रखिएगा, जो राज का पुष्प है वह आपका ब्रह्मकमल, तो मध्य हिमालय क्षेत्र में उगता है। ध्यान रखिएगा, और मध्य हिमालय क्षेत्र के साथ साथ 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और कौन सा कमल है, ये ब्रह्म कमल है, और उत्तराखंड सरकार ने इसे राज्य पुष्प घोषित किया है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कुल के पौधों का नाम पूछा जाता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो ब्रह्म कमल है वह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और इसके यदि वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका सोसुरिया अब वेलेंटा। ध्यान रखिएगा, इसका वानस्पतिक नाम क्या है आपका सोसुरिया अब वेलेंटा, इसका वानस्पतिक नाम है। और उत्तराखंड में इसकी लगभग 24 और पूरे विश्व की यदि बात की जाए तो पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि 24 तथा पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ सोसुरिया ग्रामी निफोलिया फेन कमल, सोसुरिया लप्पा, सोसुरिया सिसेसोनिया तथा सोसुरिया ग्रासोफिकेरा कस्तूर कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। और ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरबा कमल के पुष्प किस रंग के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बैंगनी रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं, आपके बैंगनी रंग के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी दे रखी हैं यहाँ पर ये सभी प्रजातियां हैं। और ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरबा कमल जो है वो बैंगनी रंग के होते हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के फूलों की घाटी, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के फूलों की घाटी जिसको यूनेस्को ने भी दर्जा दिया है, इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसको देखा था। तो उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ शिवलिंग, पिंडारी ग्लेशियर में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है और स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्म कमल है, जो राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, इसका अन्य नाम कौल पद्म भी है। इसी के साथ साथ इस पुष्प का उल्लेख आपको वेदों में भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, इस पुष्प का उल्लेख आपको वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जो केदारनाथ भगवान हैं शिव जी, उनके प्रसाद के रूप में यह बढ़ता था। तो इस पुष्प की कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि एक
सांस्कृतिक मान्यता भी रही है। आइए इसके साथ साथ ब्रह्म कमल की यदि ऊंचाई की बात करें, जो पौधा है ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है, यदि उसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर। और इसे जुलाई से सितंबर तक मात्र, आप बोल सकते हैं कि जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 महीने तक इसके फूल खिलते हैं। रंग मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार का रंग है, तो आप सभी ज्ञात हो गया होगा कि इसका रंग होता है बैंगनी। और इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ, ध्यान रखिएगा, पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्म कमल का पुष्प है वह एक सुगंधित पुष्प के रूप में भी देखा जाता है, जो भगवान शिव को चढ़ता है। सीधी सी बात है, भगवान शिव को चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सुगंधित तो होगा ही। आइए अगली बात करते हैं राज्य के पशु की। राज्य की पशु की यदि बात की जाए कि राज्य का पशु कौन सा है, तो आपको ज्ञात होगा कि कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य पशु की संज्ञा दी गई है। अब उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर, कितनी, 3600 टू 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले जो कस्तूरी मृग हैं उसको राजकीय पशु घोषित किया है। और अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं ये आपके। और इस प्रजाति के जो मृग हैं वो राज्य के केदारनाथ की फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद से लगभग 200 से 5000 की मीटर 200 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा 200 है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। 200 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको जंगल में देखने को मिल जाएंगे। तो राजकीय पशु हमने देखा कि मृग है। और यदि इस मृग की बात की जाए तो उत्तराखंड में इसकी लगभग 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में इसकी, तो उत्तराखंड में इसकी 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं और सिक्किम राज्य में भी आपको कस्तूरी मृग आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कस्तूरी मृग की यदि हम बनावट की बात करें कि यह मृग किस प्रकार का होता है, तो इसका रंग भूरा होता है जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। और इसके पैर में 4 खुर होते हैं। कितने खुर होते हैं, 4 खुर होते हैं। और नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। ध्यान रखिएगा, जो नर मृग होता है, जो नर होता है उसकी पूंछ छोटी होती है, उसमें बाल नहीं होते हैं। और इनकी लगभग ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई 20 इंच और लगभग वजन 10 से 20 किलोग्राम तक होता है। और इनकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी श्रवण शक्ति बहुत अधिक होती है, सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और आत्मरक्षा के लिए इनमें सिंह की बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। और इनकी औसत आयु की बात करें तो इनकी औसतन आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। ध्यान रखिएगा, एक 2 प्रकार के दांत निकले होते हैं ऐसे, ये दांत इनकी सुरक्षा करते हैं। और जो मादा मृदा है, यदि मादा मृदा के बारे में मैं आपको बताऊं तो मादा मृदा की जो गर्भाधारण की अवधि है वो 6 माह की होती है और जिसमें एक ही मृग का जन्म होता है। और कस्तूरी की बात करें तो कस्तूरी जो है वह केवल नर मृग में पाया जाता है, जो कि इसका विलुप्त होने का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि इसका विलुप्त क्यों हो रहा है इसमें पाए जाने वाले कस्तूर के कारण। तो कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग में जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्त्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से होता है। और इसी गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। और एक मृग से एक बार में लगभग 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। और इससे 3-3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और कस्तूरी की यदि बात करें तो कस्तूरी जो है एक प्रकार की रसायन है। ध्यान रखिएगा, कस्तूरी एक प्रकार की रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है, जिसका उपयोग यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, बांकायूरिस, ये जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं इन रोग में औषधियों के निर्माण में कस्तूरी का भी उपयोग किया जाता है। उन कस्तूरियों की यदि हम बात करें तो कस्तूरी की मांग, अर्थात आप कह सकते हैं कि कस्तूरी की डिमांड, मूल्य अधिक होने के कारण इनके अवैध शिकार अधिक होते रहे हैं, जिससे इनकी संख्या और इनके लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट हो रही है। मानव अपने अच्छे के लिए धीरे धीरे प्रकृति का विनाश कर रहा है, पशुओं का विनाश कर रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएं हमको देखने को लगातार मिल रही हैं। और यद्यपि सरकार द्वारा इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से अधोलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष प्रकार से आप कह सकते हैं कि सफलता नहीं मिल पा रही है। अब 1942 में ध्यान रखिएगा, जो केदारनाथ वन्यजीव प्रमाण है उसके अंतर्गत लगभग 967.2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। और 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली क्षेत्र में यह सिस्टम शुरू किया गया था कि किस प्रकार से कस्तूरी मृग को विलुप्त होने से बचाया जा सके।
तो ये बात थी आपके कस्तूरी मृग की। अब आइए बात करते हैं राजकीय पक्षी की। यदि राजकीय पक्षी की बात की जाए तो हिमालय के मयूर, ध्यान रखिएगा, हिमालयन मयूर बोल सकते हैं इसको आप, या तो हिमालय के मयूर के नाम से जो प्रसिद्ध है वह आपका सोनार पक्षी है, और सोनार पक्षी ही स्टेट का राज्य पक्षी के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सोनार पक्षी है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध है सोनार, और यह राज पक्षी घोषित किया गया है। और यह पक्षी जो है वो संपूर्ण हिमालय में लगभग 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। कितने से कितने तक? तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। और मोनाल तथा डंफिया, ध्यान रखिएगा, मोनाल तथा डंफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन जो मोनाल होता है वो मादा पक्षी होता है और जो डंफिया होता है वो नर पक्षी होता है। ध्यान रखिएगा, मोनाल मादा पक्षी है और डंफिया क्या है आपका? नर पक्षी। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा कैसा पक्षी है। इसको देख लेते हैं कि मोनाल मादा पक्षी है और डंफिया नर पक्षी है। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, नेपाल का राज्य पक्षी भी आपका मोनाल ही है, और राज्य पक्षी उत्तराखंड का सोनार भी है, जिसे इसके नाम से भी जाना जाता है। यदि इसके मोनाल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका लोफोफोरस इम्पीजेंस। ध्यान रखिएगा, लोफोफोरस इम्पीजेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। एपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी, ल्यूफोफोरेंस, ये विभिन्न प्रकार की जो 4 प्रजातियां हैं वो आपको इसी जीव में देखने को मिलेगी, जिसे राजकीय पक्षी के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ साथ ये कहाँ कहाँ मिलता है तो आइए देख लेते हैं। यह उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल में इस स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मोनाल या मान्यल के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तराखंड, कश्मीर, असम और नेपाल क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ नीले, काले, हरे रंग, ध्यान रखिएगा, नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की जो पूंछ होती है वो हरी होती है, और मोर की तरह इसके नर के सिंह पर रंगीन कलगी होती है। और यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। यह जो पक्षी है वो चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देता है, और वनस्पतिक कीड़े मकोड़े, आलू नहीं है, ध्यान रखिएगा, मकोड़े साथ आलू, हाँ आलू भी है। आलू की यदि बात की जाए तो मकोड़े, आलू, ये जो है मोनाल के प्रिय भोजन है। ध्यान रखिएगा, वनस्पतिक कीड़े हो गए, मकोड़े वनस्पति हो गया, ध्यान रखिएगा, वनस्पतिक कीड़े नहीं होते, वनस्पति अलग है, कीड़े मकोड़े अलग है, आलू अलग है, जो कि ये इस पक्षी के प्रमुख प्रिय भोजन है। और आलू की यदि बात की जाए तो आलू की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि आलू इसका एक प्रमुख रूप से विशेष या प्रिय व्यंजन है। तो ये थे आपके कुछ, हमने देखा राजकीय पुष्प कौन सा था, राजकीय पशु कौन सा था, राजकीय पक्षी कौन सा था। आइए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। तो अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। चूंकि नैनीताल को 1854 ईस्वी में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था, जिस प्रकार हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री देखी थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो नंबर 2 और 3 को देख लीजिएगा, 4 को, आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो नैनीताल को 1854 ईस्वी में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया और नैनीतालक नामक 2 जिलों में इसे बांट दिया गया। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बना और नैनीताल नामक 2 जिलों में इसको बांट दिया गया। इसी के साथ साथ 1946 में पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे ने की। अब क्वेश्चन आ गया कि अलग अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे ने की थी, और ए गार्डनर कुमाऊं जो मंडल के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा, ए गार्डनर जो थे वो कुमाऊं मंडल के प्रथम ब्रिटिश बनाए गए थे। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ए गार्डनर थे, और किस मंडल के थे? कुमाऊं मंडल के थे। और स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में शामिल किया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में शामिल किया गया। इसी के साथ साथ 1960 ईस्वी में टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, पोड़ा जनपद से चमोली, ध्यान रखिएगा किससे क्या बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी जनपद से उत्तरकाशी बना, पोड़ा जनपद से चमोली बना, अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ बनकर एक नए जनपद का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1960 में टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, पोड़ा जनपद से चमोली, अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ कर एक नए जनपद का निर्माण हुआ, और कुमाऊं मंडल विकास निगम, ध्यान रखिएगा, कुमाऊं मंडल
विकास निगम की स्थापना 1966 में की गई। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो कुमाऊं मंडल निगम की स्थापना 1966 में की गई और 1970 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी जनपदों को मिलाकर गढ़वाल मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? पौड़ी में बनाया गया है। और 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया। तो आप क्वेश्चन अगर आ गया कि भैया जी देहरादून को मेरठ मंडल से कब हटाया गया और कब गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया, तो सन याद होना चाहिए 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ को मिलाकर कुमाऊं मंडल का गठन किया गया। आपको आएगा कि कुमाऊं मंडल का गठन किन किन को मिलाकर किया गया था, तो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ को मिलाकर कुमाऊं मंडल का गठन किया गया। और वर्तमान में उत्तराखंड में 2 मंडल कुमाऊं तथा गढ़वाल हैं। ध्यान रखिएगा, 2 मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल है और दूसरा है आपका गढ़वाल मंडल। और जिनका मुख्यालय बात करें तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है आपका नैनीताल, आपको ज्ञात होगा। और यदि हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपका पौड़ी है। यदि हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में हैं आपके 7 जिले और कुमाऊं मंडल में कितने आपके 6 जिले। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल मंडल में 7 जिले, कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले आते हैं। यदि गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की बात की जाए तो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, सबसे अद्यतन हरिद्वार शामिल किया गया है। यदि कुमाऊं मंडल की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये जो जिले हैं आपको कुमाऊं मंडल में देखने को मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि गढ़वाल मंडल में 7 जिले और कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले आते हैं। आइए अब बात करते हैं राज्य के जिलों की एक टेबल की, जिससे हमको मोटा मोटा एक जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से किस जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है और उसकी स्थापना वर्ष कहाँ पर है। तो आइए सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम देहरादून से। यदि देहरादून की बात करें तो इसका मुख्यालय देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1817 में की गई। यदि पौड़ी की बात करें तो पौड़ी का मुख्यालय पौड़ी 1840, अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा 1891। यदि नैनीताल की बात करें तो नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल 1891। इसी के साथ साथ यदि हम टिहरी की बात करें तो टिहरी, नई टिहरी 1949। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ 1960। उत्तरकाशी 1960। चमोली का है गोपेश्वर आपका 1960। हरिद्वार 1988। ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर 1995। रुद्रप्रयाग 1997 और चंपावत आपका 1997 चंपावत इसका मुख्यालय है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक जनपद, फिर एक तरफ से मुख्यालय और एक तरफ से आपका स्थापना वर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये थी आपके एक प्रकार से हमने देखा। आइए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक के साथ साथ। आइए अब शुरू करेंगे हम उत्तराखंड की शासन प्रणाली। अब उत्तराखंड की शासन प्रणाली मतलब कहीं ना कहीं शासन संबंधित होता है, आपके पार्ट संविधान से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की शासन प्रणाली को। संविधान के अध्याय 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान है और संविधान के अध्याय 6 में अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 के अनुसार राज्य में अन्य राज्यों की तरह संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई है भैया? संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। और इसके 3 प्रमुख, गगुक नहीं प्रमुख, क्षमा चाहता हूँ, 3 प्रमुख अंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो वो एक आपका कार्यपालिका, एक आपका विधानमंडल और एक आपका न्यायपालिका। यदि कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता आते हैं। यदि विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल तथा विधानसभा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो शासन के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं, तो होगा आपका कार्यपालिका, आपका हो गया विधानमंडल और तीसरा होगा आपका न्यायपालिका। तो आइए शुरू करते हैं हम कार्यपालिका से। यदि कार्यपालिका की बात की जाए तो चूंकि आपको ज्ञात होगा कि कार्यपालिका का क्या काम है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है आपको ज्ञात होगा कि राज्यपाल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद उसके क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं हम राज्य की
और तो आइए शुरू करते हैं राज्य के राज्यपाल की ओर। यदि संविधान के अनुच्छेद 1 की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, या आप कह सकते हैं कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में एक राज्यपाल गवर्नर का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद आपका? अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल की संख्या, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ, ऐसा डिनोट किया गया है। इसी के साथ साथ राज्य में राज्यपाल कार्यपालिक का संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यों में राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वह है आपका राज्य का राज्यपाल, और यह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पत्र हो, ध्यान रखिएगा, वो राज्य में राज्यपाल के सिग्नेचर, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही निकलता है। ध्यान रखिएगा, तो राज्यों में राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से कराता है। यदि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए कि भैया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कितने वर्षों के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद भी धारण कर सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा प्रसाद तक भी, पद प्रसाद तक भी रह सकता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है, और राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति तथा राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है। और उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला साहब। ध्यान रखिएगा, प्रथम राज्य के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला साहब थे। और यदि प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रथम जो राज्य की महिला थी वो थी आपकी मार्गरेट अल्वा। ध्यान रखिएगा, मार्गरेट अल्वा जो थी आपकी प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसी के साथ साथ राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो राज्यपाल की यदि शक्तियों की बात की जाए तो राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को दंडे नहीं है, ध्यान रखिएगा, दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, पूर्ण रूप से नहीं। देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दे रखी है उस प्रकार से तो क्षमादान की शक्ति नहीं है, परंतु कुछ समय तक कुछ एक बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ पावर होती हैं, उसके अधीन उसका प्रविलंबन, उसका विराम या परिहार अथवा लघुकरण राज्यपाल भी कर सकता है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 356 की बात करें, जो राज्यपाल को एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में देखने को मिलता है, एक पावरफुल व्यक्ति बनाता है, जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। आपको याद होगा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है, या उसको लागू करने हेतु सिफारिश कर सकता है और बाद में उसको फिर लागू भी कर देता है। इसी के अंतर्गत जो क्या होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अब संवैधानिक स्थिति नहीं संभाल पा रही है, राज्य सरकार में संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो फिर वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है कि भैया राज्य सरकार के अधीन अब राज्य सरकार नहीं रही है, अब उनसे संवैधानिक व्यवस्था विफल हो रही है, तो अब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाए। इसके बाद राज्यपाल उसमें बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में यदि बात करें तो आप सभी को ज्ञात होगा कि राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल भवन या राजभवन होता है। और उत्तराखंड में यदि राजभवन की बात की जाए तो उत्तराखंड में राजभवन की स्थापना 1897, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में राजभवन की स्थापना 1897 में हुई थी। और इस ऐतिहासिक भवन के निर्माण का श्रेय तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर सर क्रोडोवल को जाता है। ध्यान रखिएगा, बोल सकते हैं कि सर क्रोडोवल को जाता है। तो ये थी कुछ राज्यपाल के बारे में चर्चा हमने की, राज्यपाल के बारे में आपको कुछ डिटेल दी मैंने। ध्यान रखिएगा, 1897 में राज्यपाल के जो राजभवन है उसकी स्थापना हुई और इसका श्रेय किसको आता है, तो गवर्नर सर क्रोडोवल को इसका श्रेय जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत एक टेबल का, कि उत्तराखंड के राज्यपाल और उनका कार्यकाल क्या क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, टेबल को देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल और उनका कार्यकाल क्या रहा है।
यदि सुरजीत सिंह बरनाला की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि जो सुरजीत सिंह बरनाला है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। 1 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसी के साथ साथ सुदर्शन अग्रवाल जी की बात करें तो 8 जनवरी 2003 से 8 अक्टूबर माफ़ कीजिएगा 28 अक्टूबर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसी के साथ साथ BL जोशी 29 अक्टूबर 2007 से 15 अगस्त 2009 तक इनका कार्यकाल रहा है। श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड सरकार के लिए, 6 अगस्त 2009 से 4 अप्रैल 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। डॉक्टर अजीज कुरैशी जी 5 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक इनका कार्यकाल रहा है। कृष्णकांत पाल जी की बात करें तो 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। और वर्तमान राज्यपाल श्री बेबी रानी मौर्य की बात करें तो 26 अगस्त 2018 से वर्तमान तक राज्यपाल के पद पर आसीन हैं श्री बेबी रानी मौर्य जी। तो ये थे राज्यपाल और उनके कुछ कार्यकाल की बात की थी अभी हमने। आइए अब हम चर्चा करते हैं मंत्री परिषद की। यदि मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 163 ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के परामर्श एवं सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा, उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि भैया संविधान के अनुच्छेद 163 में कह रखा है कि जो विवेकाधीन कार्य हैं राज्यपाल उनको छोड़कर उसके अलावा जो कार्य करेंगे उसके लिए कुछ व्यक्ति चाहिए और उस व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है। उसमें मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है और मंत्रिपरिषद जो होता है उसमें जो मंत्री होते हैं उसके जो विधायक होते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उनका जो प्रमुख नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, जो कि राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री परिषद की भांति ही राज्य मंत्री परिषद में भी 3 श्रेणियां होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है उसी के आधार पर राज्य मंत्री परिषद भी होती है, जिसके भी 3 भाग होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इसी के साथ साथ राज्य के प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है पद की गोपनीयता की। और संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आपको ज्ञात होगा कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत निहित हैं। और किंतु वास्तविक रूप से यदि देखें तो शक्तियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, परंतु नाम किसका होता है? राज्यपाल के नाम पर ही हर चीज जारी होती है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषदों की यदि संख्या की बात करें तो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं कुछ बातें मुख्यमंत्री के बारे में। तो आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164, कौन सा अनुच्छेद है भैया? ज्ञात होना चाहिए। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि भैया जी आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। मतलब भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। परंतु वहाँ परामर्श किसका चाहिए? मुख्यमंत्री का चाहिए। और राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है वास्तविक प्रधान। ऐसे प्रधान तो कौन है? विधायक, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्यपाल। परंतु वास्तविक प्रधान कौन है? तो वास्तविक प्रधान हो गया आपका मुख्यमंत्री। तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु वास्तव में राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और यदि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं होता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, जो कि आपको वर्तमान में कुछ राज्यों में देखने को मिल गया होगा। यदि हम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री
कौन थे? तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री की और बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री है वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है तथा अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल का एक प्रमुख सलाहकार भी होता है। परंतु आप कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास पावर होती है कि उस बात को वह पास करे ना करे, एक मतलब सलाहकार होता है परंतु सलाह सुनने हेतु बाध्य नहीं है, हर किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष न होने के नाते मंत्रिमंडल की बैठक करता है। ध्यान रखिएगा, इसी के साथ साथ यदि मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल की बात की जाए तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है आपका नाम और एक है आपका एक तरफ कार्यकाल। तो आइए शुरू करते हैं। नित्यानंद स्वामी जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे, 1 नवंबर 2000 को बने, 29 अक्टूबर 2001 तक रहे। अब इसमें आप देख लीजिएगा सबसे कम समय कौन रहे, सबसे अधिक समय में कौन रहे, ऐसे भी क्वेश्चन कई छोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो नित्यानंद स्वामी की बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल रहा है। भगत सिंह कोश्यारी की बात की जाए तो 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002। नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007। भुवन चंद्र खंडूरी की बात की जाए तो 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009। रमेश पोखरियाल की बात की जाए तो 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011। विजय बहुगुणा जी की बात की जाए तो 11 सितंबर 2001 से 13 मार्च 2012। हरीश रावत जी की बात की जाए तो 2 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016। राष्ट्रपति शासन लगा था हरीश रावत जी के बाद, इसको हम थोड़ा अलग कलर में देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा था, ये देखिए 28 मार्च 2016 से 2 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री बने 2 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लगा था 22 अप्रैल से, इसको थोड़ा अलग कलर में कर देंगे तो हमको देखने को अच्छा मिलेगा। राष्ट्रपति शासन फिर लगा भैया 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। उसके बाद हरीश रावत फिर सीएम बने 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि 8 मार्च 2017 तक, 17 से अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार में 2 बार क्या लग चुका है भैया, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रपति शासन लगा। प्रथम राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 2016 से 2 अप्रैल 2016 तक लगा। उसके बाद थोड़े दिन बाद समय मतलब 20 अप्रैल मतलब 20 दिनों के बाद, तुरंत 20 दिनों के बाद 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। आइए अब हम बात करते हैं सचिवालय की। यदि मैं सचिवालय की बात करूं तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो कि राज्य की वास्तविक कार्यपालक होते हैं, इनकी प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निकाय राज्य सचिवालय का गठन किया जाता है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निकाय राज्य सचिवालय का गठन किया जाता है और यह सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव, ध्यान रखिएगा सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव कहा जाता है तथा विभिन्न विभागों के जो सचिव होते हैं उनको शासन सचिव कहा जाता है। और जो मुख्य सचिव होते हैं तथा जो शासन सचिव होते हैं ये आईएएस ऑफिसर होते हैं जो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एक वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्य होते हैं जो सरकारी नीति एवं रचना हेतु आवश्यक सामग्री को एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तथा उसे मंत्रिपरिषद के सम्मुख पेश करते हैं। यही सचिवालय का एक कर्तव्य होता है। इसी के साथ साथ यदि हम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सचिव की बात करें प्रथम, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो थे आपके एन रविशंकर। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री थे आपके एन रविशंकर और राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षक, निर्देशक तथा नियंत्रण का कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है। और सचिवालय सरकारी नीति निर्माण हेतु आवश्यक साधनों को एकत्र एवं विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसी के साथ साथ आइए अब हम बात करते हैं कार्यकारी विभाग की। यदि कार्यकारी विभाग की बात की जाए तो कार्यकारी विभाग निर्देशालय जो होता है वो राज्य में मंत्रिपरिषद जो कि राजनीतिक प्रमुख रहते हैं, सचिवालय जो कि प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उसमें के बाद जो तीसरा अवयव होता है वो कार्यकारी विभाग होता है। प्रथम राज्य में प्रशासन में जो मंत्रिपरिषद जिसमें मंत्री होते हैं,
फिर सचिवालय होता है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और जो थर्ड होता है वो होता है आपका कार्यकारी विभाग, जो कि एक कार्यकारी विभाग निर्देशालय होता है। और ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध वो है किससे है, नीति आयोग से। ध्यान रखिएगा, जो राज्य प्रशासन का जो राज्य मंत्री परिषद है और जो सचिवालय है, ये दोनों आपके नीति आयोग से संबंधित होते हैं। परंतु यदि कार्यकारी विभाग की बात करें तो यह क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है और ये निर्देशालय के अधीन अपना कार्य करता है। एक शासन सचिव के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग। आप बोल सकते हैं कि शासन सचिव के अंतर्गत विभाग होते हैं। गृह सचिव का विभाग हो सकता है, पुलिस जेल का विभाग हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा का विभाग हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं और विभिन्न विभागों का कार्यकाल माफ चाहूँगा, विभिन्न विभागों की कार्यकाल इकाइयाँ नीचे तक फैली हुई हैं और सबके अपने अपने विभाजन स्तर भी होते हैं। इसी के साथ साथ सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद, ध्यान रखिएगा, सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल की शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली, अन्य कार्य को देखता है। और वर्तमान में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, जिसमें यदि हम देखें तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले और कुमाऊं मंडल में 6 जिले होते हैं, जो कि हर जिला अधिकारी के नेतृत्व में होते हैं, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में होते हैं। कुल 13 जिले हैं और उन 13 जिलों में जिला अधिकारी के नेतृत्व में होते हैं, जो कि IAS ऑफिसर होता है, जो कि UPSC एग्जाम्स के आधार पर बनते हैं। इन जिला अधिकारी के नीचे जो जिला कलेक्टर्स होते हैं, इनके नीचे होते हैं उप जिला अधिकारी। ध्यान रखिएगा, जिले के नीचे उप जिला अधिकारी होते हैं और ये नेतृत्व में तहसील करते हैं, इनको SDM भी कहा जाता है। और जिले के नीचे उप जिला अधिकारी जो होते हैं, ये तहसील स्तर का नेतृत्व करते हैं। वो वर्तमान में उत्तराखंड में 100 तहसील हैं, पार्ट नंबर 1 में देख लीजिएगा। और राज्य के गठन के पूर्व लगभग 50 तहसीलें थीं और राज्य की एक साथ 29 नई तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा चुनाव से पूर्व कर दिया गया था। इसी के साथ साथ सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर होते हैं, जिसके ऊपर सबसे ऊपर राज्य स्तर होता है, फिर जिला स्तर होता है, फिर होता है आपका ब्लॉक स्तर। मतलब विकास की भी एक चेन होती है, एक राज्य स्तर पर चेन है, फिर जिला स्तर पर है, फिर ब्लॉक स्तर पर है, जिसमें आप एक प्रशासनिक व्यवस्था का अंतराल देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिला कलेक्टर होता है, किस प्रकार से सचिव होता है, फिर शासन सचिव होता है ना। फिर उसके बाद संभाग में क्या होता है आपका, आप जिस प्रकार संभायुक्त होते हैं, फिर जिला कलेक्टर्स होते हैं, जिनको हम जिला अध्यक्ष के रूप में, जिलाधीश माफ कीजिएगा, जिलाधीश के रूप में देखते हैं। उसके बाद SDMs होते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का स्तर है। और ब्लॉक की बात करें तो 95 ब्लॉक हैं, जिसको आप वीडियो क्रमांक नंबर 1 में देख सकते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्य योजना आयोग भी उत्तराखंड के प्रमुख कार्यकारी विभाग हैं। तो ये कुछ पार्ट हमने देखा उत्तराखंड के प्रशासनिक विभाग का। आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जय हिंद, वंदे मातरम।